गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 4 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। और साथ ही साथ आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। कल का एनालिसिस आपने सुना होगा तो ये क्वेश्चन कल के एनालिसिस से ही है। क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में, यानी पिछले इस वर्ष का जो बजट है अभी इस फाइनेंशियल वर्ष का, तो बजट 2021-22 में कृषि ऋण कितने का लक्ष्य रखा गया था। एग्रीकल्चर ऋण जो है हम कितना का लक्ष्य सरकार ने रखा था कि इतना लाख रुपए या इतना लाख करोड़ रुपए हम किसानों को कृषि ऋण देंगे। आपके ऑप्शन ए है 13.5 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन बी है 15 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन सी है 16.5 लाख करोड़ रुपया या ऑप्शन डी है 18 लाख करोड़ रुपया। तो इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप लोगों को देना है। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बजट 2021-22 में कृषि ऋण का कितने का लक्ष्य रखा गया या कितने लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। 13.5 लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया, 16.5 लाख करोड़ रुपया या 18 लाख करोड़ रुपया। पहले दिन 40 लाख किशोरों को कोवैक्सीन से टीका। कल का दिन यानी 3 जनवरी 2022 से हम अपने युवाओं को कोवैक्सीन दे रहे हैं, कोरोना के वैक्सीन दे रहे हैं। और कोरोना के वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन दे रहे हैं। तो ये जो हम अपने युवाओं को दे रहे हैं 15 से 18 वर्ष, वैसे बच्चे जिसका उम्र 15 से 18 वर्ष है उन्हें टीका कल से लगाया जा रहा है, यानी 3 जनवरी 2022 से लगाया जा रहा है। और फर्स्ट डे 40 लाख किशोरों को ये टीका दिया गया। फर्स्ट पेज पे एक न्यूज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट थोड़ा दिख रहा है वो यह है। इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं, वैसे भी जानकारी आपको होना चाहिए। आपके घर में कई सारे बच्चे होंगे या कई सारे लोग होंगे जो हैं विश्वविद्यालय जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, तो इसलिए आपको इसे भी जानकारी होना चाहिए। जो भी केंद्रीय विद्यालय है, अब क्या किया गया है, सरकार ने एक डिसीजन लिया है। क्योंकि क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में आप एडमिशन लेते हैं तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, मार्क्स के आधार पर वहाँ पर सिलेक्शन होता है। और मार्क्स में 90% प्लस या 95% प्लस जिसका मार्क्स होता है 11th-12th में, उन्हें ही वहाँ एडमिशन मिलता है। तो एक अच्छा काम ये किया है कि जिस तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग में इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ एडमिशन लेने के लिए। मसलन दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सहित देश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, 50 केंद्रीय विद्यालय हैं देश में, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो 50 देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक स्वायत्त संस्था है जो देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा का जो है बेसिकली आयोजन करवाता है। यानी जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पे प्रवेश परीक्षा हो, एंट्रेंस टेस्ट हो या छात्रवृत्ति हो, उसका आयोजन करवाता है NTA। इसकी स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब NTA के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो इस पॉइंट को डाल सकता है। NTA की स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करना, कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर परीक्षण करना, यानी एग्जाम लेना बेसिकली इसका काम है। और NTA का जो अध्यक्ष होगा वो प्रख्यात शिक्षाविद होगा और इसकी नियुक्ति मानव विकास संसाधन मंत्रालय या वर्तमान में अब इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय, तो इसकी नियुक्ति जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, जो भी NTA का अध्यक्ष होगा। NTA आने के बाद क्या हुआ है कि जो CBSE पे बोर्ड होता था या AICTE पे बोर्ड जो बोझ होता था वो बोझ कम हुआ, क्योंकि ये संस्था अब
इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट इसकी जगह एनटीए करवाएगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन एनटीए के बारे में। इस न्यूज़ पे भी कल हमने डिस्कस किया था, बस एक पॉइंट मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है कि महिलाओं को लेकर के, जो महिलाओं की शादी की उम्र है 18 वर्ष से की जगह 21 वर्ष होना चाहिए। देश में चर्चा चल रही है कि महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष होना चाहिए। एक बिल आया, संसद में गया, संसद बिल उसको भेज दिया, जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बनाया, भेज दिया। जेपीसी जो है 31 सदस्यीय समिति है और 31 सदस्य जो है, 31 संसद के सदस्य हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इस पर क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है यह। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस 31 सदस्यीय समिति में सिर्फ एक सदस्य जो है महिला, यानी महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर के आप डिसीजन लेने वाले हैं और आपने एक समिति बनाया और उसमें सिर्फ एक महिला को आप रख रहे हैं। 31 महिला में सिर्फ एक महिला है और वो महिला है सुष्मिता देव। ये है। ओके, ये न्यूज़ जो था ओबीसी आरक्षण को लेकर के, ये बेसिक न्यूज़ यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव, मुखिया का जो चुनाव होता है या वार्ड परिषद का जो चुनाव होता है, नगर पालिका का जो चुनाव होता है, तो स्थानीय निकाय चुनाव में 27% आरक्षण देने का प्रयास किया या 27% आरक्षण देने की घोषणा किया ओबीसी वर्ग को। और इसी को लेकर के कुछ इशू हुआ और इशू फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो बेसिक यही है कि 27% आरक्षण जो है ओबीसी को दिया गया है स्थानीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देश में वित्तीय समावेशन को लेकर के कई सारे काम किए जा रहे हैं। वित्तीय समावेशन अपने आप में एक टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वित्तीय समावेशन का साधारण मतलब यही होता है कि हम किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को आम लोगों तक पहुंचाएं। वित्तीय समावेशन को लेकर के देश में कई सारे काम किए जा रहे हैं और उसी काम में एक काम को आप जोड़ सकते हैं कि बिना इंटरनेट के भी रोज़ 2000 रुपये का भुगतान कर सकेंगे और एक बार में अधिकतम 200 रुपये का भुगतान कर सकेंगे। ये प्रोविज़न कर रही है आरबीआई। तो ये बेसिकली फिनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन से आप इसको जोड़ सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। महंगे खनिजों में देश को आत्मनिर्भर बनाएगी काबिल, तो इसको भी एक बार आप लोग देख लेना, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। एडिटोरियल में एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेती को समृद्ध बनाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक। किस तरह से हम खेती के सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग करें, किस तरह से रोबोटिक्स का प्रयोग हम कर सकते हैं, किस तरह से हम ड्रोन तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, उसी को लेकर के एडिटोरियल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर चर्चा किया गया था वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप सभी को याद होगा, हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि राष्ट्रीय ड्रोन पॉलिसी जो सरकार लेकर आई थी, राष्ट्रीय ड्रोन पॉलिसी सरकार लेकर आई है पिछले वर्ष 2021 में, जिसमें कृषि में ड्रोन के उपयोग को नियम तय किया गया कि किस तरह से कृषि में ड्रोन का हम उपयोग कर सकते हैं। अब ड्रोन का उपयोग कृषि में कैसे किया जा सकता है? बीज छींटने के लिए उपयोग कर सकते हैं, उर्वरक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, पीड़कनाशी जो होता है या कीटनाशी का प्रयोग करने के लिए हम ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद निगरानी करने के लिए भी हम ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। तो कई तरह से कृषि में ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए राष्ट्रीय ड्रोन नीति 2021 में प्रोविजन किया गया था सरकार के द्वारा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग खेती में किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग खेती में कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं मृदा किस तरह की मृदा है, यहाँ पे किस तरह का खेती किया जा सकता है, किस फसल को उगाया जा सकता है, क्या गेहूं के लायक ये मृदा है, क्या मक्का के लायक है, क्या सब्जी के लायक है या किस चीज़ के लायक है।
तो ये जो है बेसिकली मिट्टी की सेहत की जानकारी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकती है। साथ ही साथ जोखिम प्रबंध कर सकती है। अगर मान लेते हैं कि किसी भी तरह का आपदा आने वाला होगा, बाढ़ आने वाला, सूखा आने वाला होगा, आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह का प्रयोग कर सकता है। इस मिट्टी में पर्टिकुलरली कितनी उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, कितनी फॉस्फोरस का प्रयोग करना चाहिए, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो ये सारा का सारा टेक्निक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है खेती में। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि 2019 में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिहार सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया बाढ़ प्रबंधन में। बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ प्रबंधन, बिहार में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लगातार बाढ़ आती है, तो बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार सरकार के द्वारा 2019 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी जगह प्रयोग किया जा सकता है। तो बेसिकली 2 ही पॉइंट इन्होंने बताया राइटर ने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चूँकि ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग ही नहीं, मेरे इंटरेस्ट का भी टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ और पॉइंट ये बताया, लेकिन काफ़ी कम पॉइंट बताया गया है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तकनीक का प्रयोग या ड्रोन तकनीक का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है खेती में। तो 2 पॉइंट की चर्चा यहाँ पे किया गया। फिर कभी एडिटोरियल पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ और पॉइंट हमें मिल जाए। अब कुछ नेक्स्ट चर्चा ये किया गया है कि आखिर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चुनौती है, भारत में इसका बृहत्तम प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, भारत में तकनीक का बृहत्तम प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, ड्रोन का बृहत्तम प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना प्रयोग क्यों नहीं हो रहा। तो एक पॉइंट इन्होंने बताया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है FAO, इन्होंने कहा है कि 2050 तक विश्व में 9 अरब जनसंख्या होनी चाहिए। यानी सवाल ये होता है कि अगर हमें तकनीक का प्रयोग करना है तो सीरियसली रूप में हमें तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, ताकि अधिक पैदावार हो, ताकि आने वाले समय में जो हमारी जनसंख्या बढ़ने वाली है उसका हम भरण पोषण कर सकें। अब भारत में क्यों नहीं हो रहा है, तो 2 कारण इन्होंने बताया। एक कारण तो यह है कि भारत में परंपरागत रूप से अभी भी खेती होता है, उसी तरह से बैल को ले जाइए, खेती कीजिए, आ जाइए, तो परंपरागत खेती होता है। दूसरा है कि भारत में अभी भी 85% किसान जो है वो लघु और छोटे किसान, मार्जिनल फार्मर हैं, और लघु फार्मर, स्मॉल फार्मर। मार्जिनल फार्मर क्या होता है, मार्जिनल मतलब सीमांत किसान, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, छोटा और लघु किसान लगभग एक ही होता है। मार्जिनल फार्मर मतलब सीमांत किसान होता है, सीमांत किसान। आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा, सीमांत और लघु किसान मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन गलती से छोटे और लघु किसान लिख दिया। सीमांत और लघु किसान, छोटे किसान। तो सीमांत किसान वैसा किसान होता है जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर जमीन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा। और स्मॉल फार्मर या लघु किसान वैसा किसान होता है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होता है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीमांत किसान 0 से 1 हेक्टेयर ज़मीन होता है, और स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे डाटा इस आर्टिकल में, तो डाटा में भी दिया गया है। देखिए अभी 2019 में हमारे पास 76.5% जो है वो है मार्जिनल फार्मर यानी सीमांत किसान, 76.5% मार्जिनल फार्मर हैं, और 9.3% जो है हमारे पास लघु किसान है। दोनों को मिला दीजिए तो 85% हमारे पास लघु और सीमांत किसान है। तो इसलिए ये संख्या काफ़ी बड़ी है, ये संख्या जो हमारे पास वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए हम इस तरह की खेती को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। अब जोत का आकार छोटा होगा, छोटी लैंड होगी, तो कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पे हम तकनीक का उपयोग कर सकें। अगर हम ड्रोन तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं तो एकर्स एंड एकर्स ज़मीन हो जिसके पास, वो इस तरह का तकनीक का प्रयोग कर सकता है। लेकिन आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो किस तरह से आप इस तकनीक का प्रयोग करेंगे। इस एडिटोरियल में कुछ अन्य पॉइंट भी है, एक पॉइंट तो अन्य है कि 0 बजट। अब इसका समाधान क्या है, समाधान के लिए इन्होंने 0 बजट नेचुरल फार्मिंग को जोड़ दिया। देखिए एडिटोरियल कैसे इंपॉर्टेंट होता है, या किस एडिटोरियल को इंपॉर्टेंट आप बोलते हैं, एडिटोरियल में क्या पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन भी मुझसे कई बार पूछा जाता है। मेरे अनुसार जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक पे, जैसे आप इसी टॉपिक पे एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कि खेती को समृद्ध करेगी आर्टिफिशियल तकनीक, तो आपके पास 4 या 5 पॉइंट आपको मिल जाए कि हाँ भाई खेती को किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो समृद्ध कर सकती है।
4-5 पॉइंट मिल जाए, 3-4 पॉइंट आपको इसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव के बारे में मिल जाए कि भारत में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग क्यों नहीं किया गया, राइट। और 3-4 पॉइंट आपको ये भी मिल जाए कि भाई अभी इसका समाधान क्या है, आखिर हमारे देश में समस्या है तो समस्या का समाधान क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। अगर आप प्रशासन में जाते हैं तो प्रशासन में आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आपके पास अगर कोई समस्या आया है तो उस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव अगर आपको मिल जाता है किसी एडिटोरियल में तो वो एडिटोरियल आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, राइट। विश्व को राह दिखाती चिल्ली, देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ के मज़ा आया इसको। और ये इंटरेस्टिंग क्यों है वो मैं बताता हूँ। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अच्छा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी कई सारे पॉइंट यहाँ पे दिया गया जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस एडिटोरियल में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी कई पॉइंट दिए गए। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि चिली में क्या हुआ कि 4% मेट्रो किराया बढ़ाया गया, सिर्फ 4%। चिली की राजधानी है सेंटियागो में लगभग 10 लाख लोग कलेक्ट हो गए कि आपने 4% किराया क्यों बढ़ाया मेट्रो का, राइट। तो 10 लाख लोग कलेक्ट हो गए और धीरे धीरे जो है मेट्रो के किराए को कम करने का जो आंदोलन था वो आंदोलन इस बात पर केंद्रित हो गया कि हमें देश में नया संविधान चाहिए, हमें देश में नया संविधान चाहिए और हमें वैसा संविधान चाहिए जो आर्थिक रूप में समानता की बात करता हो, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता हो, जहाँ पे जो गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ रही है वो कम हो। उसके बाद क्या हुआ कि चिली में एक जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह में 78% लोगों ने कहा कि हमें जो है संविधान को फिर से लिखने की ज़रूरत है। और वर्तमान में चिली ऐसा देश है जहाँ पे संविधान को फिर से लिखा जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मान लीजिए आप कि जुलाई 2022 में चिली में अपना संविधान हो जाएगा। तो हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे यही पूछ दे कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है वर्तमान में जो अपना संविधान पुनः लिख रहा है, तो वो चिली है। चिली अपना संविधान संशोधन नहीं कर रहा बल्कि संविधान को पुनः लिख रहा है। अब चिली संविधान को जो पुनः लिख रहा है तो उसमें कुछ इशू आ रहा है, कुछ इशू का चर्चा किया गया राइटर ने। पहला इशू ये है और सबसे इंटरेस्टिंग इशू है कि चिली ने अपना नेट जीरो का टारगेट 2040 रखा, 2040 रखा, भारत ने 2070 तक रखा। तो 2040 तक चिली को नेट जीरो का टारगेट रखा, यानी जितना कार्बन इमिशन होगा उतना कार्बन एब्जॉर्प्शन भी होगा, जितना इमिट करेंगे उतना एब्जॉर्ब करेंगे। अब चिली जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडारक है, लिथियम का सबसे बड़ा भंडारक है। लिथियम की आवश्यकता क्यों है? लिथियम की आवश्यकता हमें जो है सोलर प्लेट होता है उसमें ज़रूरत होता है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसमें ज़रूरत होता है। यानी विश्व के देशों को अगर कार्बन नेट न्यूट्रल करना है तो उसे लिथियम की आवश्यकता, और लिथियम की आवश्यकता मतलब उसे चिली की आवश्यकता। तो विश्व के देशों को लिथियम की आवश्यकता है, चिली की आवश्यकता अगर विश्व के देशों को नेट न्यूट्रल करना है तो ये बेसिक इशू है। अब जो है चिली विश्व का सबसे बड़ा लिथियम का भंडारक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडारक विश्व में कौन है, तो चिली है। और चिली लिथियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो लिथियम के रूप में चिली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिली हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें यानी विश्व के देशों को अगर नेट न्यूट्रल करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देना है, सोलर प्लेट को प्रोत्साहन देना है, तो उसे चिली की आवश्यकता है। अब देखिए वहाँ जो संविधान बन रहा है, वहाँ संविधान बन रहा है तो लोगों के इस बात का सोच है, लोगों के दृष्टिकोण है, लोग ये बात समझ रहे हैं कि विश्व में जो है कहीं ना कहीं लिथियम की मांग बढ़ेगी, और लिथियम अगर मांग बढ़ेगी तो हमारी जो सरकार होगी वो सरकार क्या करेगी कि इसे बेचकर पैसा कमाना शुरू कर देगी, और इसे बेचने के लिए इसका खनन करेगी, और खनन करेगी तो कहीं ना कहीं आसपास के लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। तो इसलिए वहाँ के जो संविधान बन रही है, वहाँ के संविधान बनने में चिली के लोग ये लिखवा रहे हैं संविधान में बाकायदा कि जो लिथियम खनन होगा वो जनता के हाथों में होना चाहिए, यानी इसका डिसीजन जनता लेगी ना कि चिली की सरकार लेगी। तो इस तरह का प्रोविज़न मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई सरकार कर रही है। प्रत्येक दिन मैं देख रहा हूँ, इस नया साल तो एक अच्छा काम हो रहा है कि प्रत्येक दिन आपको एक कुछ ना कुछ टॉपिक पे आपको एक कॉन्क्रीट नोट मिल जाता है एक तरह से,
या कंक्रीट में कहूँ कि वहाँ पे डाटा मिल जाता है जिसको आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आपको ग्रीन ऊर्जा के बारे में लिखना हो और हरित ऊर्जा के बारे में लिखना हो तो ये काफ़ी पॉइंट अच्छा दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। एक टॉपिक जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, सार्क, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का डिस्कशन है वो है सार्क मीटिंग। सार्क मीटिंग जो है लास्ट हुआ था 2014 में और उसके बाद 2016 में ये होने वाला था आपको पाकिस्तान में होने वाला था। और पाकिस्तान में ये 15 से 19 नवंबर को संभावित था। उसी समय में 18 सितंबर को जम्मू में उरी अटैक हुआ था। तो जम्मू में उरी अटैक हुआ 2016 में। उसके बाद हमने वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया, हमने जाने से मना कर दिया। हम मना कर दिए सार्क में जाने से, तो सार्क के जितने भी देश थे सभी देश लगभग पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और सार्क का मीटिंग कैंसिल जो हुआ था 2016 में अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जो है सार्क मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, अगर भारत को नहीं आना है तो आप मत आइए, आप वर्चुअल रूप में यानी ऑनलाइन रूप में सार्क के मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। और साथ ही साथ विश्व के देशों को या सार्क के जितने भी देश हैं उसको आप मीटिंग में आने से रोकिए नहीं, ये पाकिस्तान भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको पाकिस्तान नहीं आना मत आइए, लेकिन आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर लीजिए और आप सार्क के अन्य देशों को रोकिए नहीं, ये पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सार्क यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है सार्क। इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। 2008 में पहले सार्क के 7 देश थे। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सार्क की स्थापना कब हुई थी 1985 में। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। काठमांडू नेपाल में है। और सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था 1985 में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तीनों क्वेश्चन वनडे एग्जाम पूछा जाता है। सार्क की स्थापना 1985, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल, पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था बांग्लादेश। 1985 में इनिशियली सार्क की जो है 7 सदस्य थे। 8वां सदस्य 2007 में बना है और 2007 में कौन बना है तो ये बना था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना है 2007 में। इनिशियली सार्क के 7 देश थे, 8वां सदस्य 2007 में सार्क का बना है और वो बना है अफगानिस्तान। तो ये बेसिक इशू है, देखते हैं भारत इसको लेकर के क्या डिसीजन सुनाता है। क्या भारत सार्क के मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा अथवा नहीं, ये तो भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन सार्क आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। पिछले 24,000 वर्षों में सबसे अधिक पृथ्वी गर्म हुई है पिछले 150 वर्षों में, ये स्टडी कर रहा है एक यूनिवर्सिटी का और उसी के बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब बजट 2021-22 में कृषि ऋण का लक्ष्य जो रखा गया वो लक्ष्य रखा गया 16.5 लाख करोड़ रुपया। अच्छा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया। कल का जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे, कल का जो न्यूज़ में डिस्कस कर रहा था, उसमें ये था कि बजट जो आगामी बजट आने वाली है यानी बजट 2022-23 जो होगी, बजट 2022-23 में 16.5 लाख करोड़ की जगह 18 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण का टारगेट रखा जाएगा। तो कल के न्यूज़ में हमने यही डिस्कस किया था कि आगामी बजट में 2022-23 में 18 लाख करोड़ रुपया जो है लक्ष्य रखा जाएगा कृषि ऋण का। लेकिन जो वर्तमान का फिनेंशियल ईयर है, फिनेंशियल ईयर 2021-22 में जो कृषि ऋण का टारगेट है वो 16.5 लाख करोड़ रुपया, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।